Yes. Okay. Second, an example of small scale manufacturing in पालमपुर. तो हम यहाँ पर पालमपुर की अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं. देखो इधर में लिखा हुआ है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर. हाँ जी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर का मतलब ये है कि पालमपुर जो एक इमेजिनरी विलेज है वहां पर मोर देन 70% पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ 25%? तो सर हाँ बोलो. ये रिकॉर्डिंग ऑप्शन अपने आप आ गया है तो क्या करें सर इसमें? है वो मैंने इनेबल किया है. आप लोग को कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनो. मैं इसको अगर ये हो जाता है तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे. आप लोग जब चाहे देख लेना. ठीक है? ओके सर. हाँ. यस सर. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर मतलब फार्मिंग की इतर और कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो पालमपुर के लोग करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि 75% से के आसपास लोग पालमपुर में बिजनेस मतलब ये एग्रीकल्चर पे इन्वॉल्व. ठीक है? बाकी के 25% लोग करते क्या है? अब वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं. कौन कौन सी? तो नंबर 1 है डेयरी. द अदर कॉमन एक्टिविटी. डेयरी यानी दूध का और दूध से रिलेटेड कारोबार में लगे लोगों को डेयरी एक्टिविटी के अंतर्गत रखा जाएगा. अब वो क्या करेंगे? जो पालमपुर के लोग हैं वो अपने यहाँ क्या करते हैं? डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. People feed their buffalo on various kind of grass and jawar and bajra that grow during the rainy season. लोग जो पालमपुर के हैं वो जिनके पास डेयरी की काम है, जो दूध का काम करते हैं, वो अपने खेतों में क्या करते हैं? ज्वार और बाजरा उगाते हैं जो कि रेनी सीजन की फसल है. और इसको क्या करते हैं? अपने पशुओं को खिलाते हैं. खुद नहीं, अपने जानवरों को खिलाने के लिए इसको यूज करते हैं. ठीक है? अब ये अपने जानवरों को इसलिए खिलाते हैं क्योंकि द मिल्क इज सोल्ड. क्योंकि अगर जानवरों को ये फसल खिलाएंगे तो उनके दूध में बढ़ोतरी होती है, यानी इससे वो ज्यादा दूध दे सकते हैं. ठीक है ना? तो द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज. अब वो दूध निकालते हैं, गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी, उनसे दूध निकाल करके उसको बेचते हैं रायगंज में जो कि पालमपुर का मार्केट है और थोड़ा वहां से दूर. फिर द नियर बाई लार्ज विलेज. एक बड़ा गांव है या यूं कह लो बड़े गांव है तो मार्केट भी होगा. फिर क्या? 2 traders from Shahpur town have set up collection from chilling center at Raiganj from where the milk is transported to far away town and cities. अब शाहपुर के 2 बिजनेसमैन बड़े हैं जिन्होंने कलेक्शन और चिलिंग सेंटर स्थापित कर रखा है. कलेक्शन सेंटर क्या होता है? जहां पर किसान अपने गाय भैंसों के दूध लेकर के आते हैं तो कलेक्शन सेंटर में उनको ले लिया जाता है. बदले में जितना वो दूध देते हैं उनको उस हिसाब से पेमेंट कर दिया जाता है. अब इस दूध को लेके वो करते क्या है? इस दूध को वो तुरंत प्रोसेस करते हैं ताकि वो खराब ना हो और फटे ना. तो इसके लिए क्या करते हैं? उसको ठंडा करते हैं. जिस तरीके से फ्रीजर में कोई चीज रखते तो ठंडा हो जाता है, उसी तरीके से दूध को ठंडा किया जाता है ताकि वो खराब ना हो और कुछ लंबे समय तक वो ठहर जाए. जब उसको चिलिंग कर देते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं? उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. कहाँ? आसपास के शहरों और टाउन्स में, कस्बों में, ताकि जहां पर लोग गाय भैंस नहीं पाल सकते हैं और जिनका काम कुछ दूसरा है तो वो लोग उस दूध को परचेज कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमने देखा कि पालमपुर में एक नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है डेयरी की. ठीक है? अब इसमें आप देख सकते हैं लेट्स डिस्कस. चलो इसके बारे में थोड़ा सा हमने तो डिस्कस किया था,
एक बारी फिर से, तो हमारे सामने ये कुछ कॉलम दी, ठीक है ना। एक यहाँ पर फार्मर नंबर 1, फार्मर नंबर 2, फार्मर नंबर 3, तो इस तरीके से ये कुछ बॉक्सेस हैं। इस बॉक्सेस को आपको ऑटोमेटिक देखना है, मतलब देख करके इसको फिल करना है। तो देखो यहाँ पर कुछ चीज जो यहाँ पर लिखा हुआ मैं उसी को यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है वैसे एक बार पढ़ लो। लेट अस टेक 3 फार्म्स, 3 यहाँ फार्मर्स है, खेत फार्मर्स है, ईच हैज ग्रो व्हीट ऑन हिज फील्ड through the production is different. See column number 2, the consumption of wheat by each farmer family is same. जैसे आप देख रहे हो यहाँ कंजम्पशन 40 40 40 40 40 पूरा यहाँ तक 40 है। तीनों ही कॉलम में जो गेहूं का उत्पादन हो रहा है, उस गेहूं की जो कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन है उन किसानों की, वो 40 है, ठीक है। फिर उसके बाद द होल ऑफ द सप्लाईज व्हीट, द होल ऑफ सप्लाईज ऑफ व्हीट दैट ईयर इज यूज्ड एज अ कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन। अब जो भी सप्लाई व्हीट की जा रही है वो क्या हो रहा है, वो एज ए कैपिटल है। भाई आप सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई करके कुछ पैसे कमा रहे हो और वो पैसा काम आएगा अगले साल के एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। तो वो आपकी कैपिटल एक तरीके से बन गई। Also suppose production is twice the capital used in production, complete the table। अब इसको, अब आप ये देखो, इसको एक बार से पहले देखो, इसको कंप्लीट करना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में आपने प्रोडक्शन किया, मान लो 100 किलो, क्विंटल कह सकते हो, किलो कह सकते हो, कुछ भी मान लो। यहाँ एक यूनिट दी गई है 100 केजी हम मान लेते हैं, 100 केजी। और उस 100 केजी के कंजम्पशन में मान लो आपने, आपका खुद का पर्सनल नीड कितना है गेहूं की, वो 40 केजी। बाकी आपके पास बच कितना गया, 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सरप्लस मींस होता है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, आपकी नीड से ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाए उसी को सरप्लस कहेंगे। तो प्रोडक्शन तो 100 हुआ था और कंजम्पशन 40 हुआ है और सरप्लस आपका बच गया 60। अब यही 60 आपका कैपिटल बन जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये अगले साल आप इस 60 का काम अपने नेक्स्ट ईयर कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेकेंड ईयर आ गया। सेकेंड ईयर में अब आपका क्या है, इस समय आपका प्रोडक्शन 120 है, हाँ जी। अब आपका कंजम्पशन तो सेम का सेम है, वो तो बढ़ा नहीं। और अब आपका सरप्लस कितना हो गया, 80 हो गया, और वो आपकी कैपिटल बन गई 80 फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आप यहाँ देख सकते हैं, वहां 60 था, 60, फिर यहाँ 120, फिर यहाँ कितना, यहाँ इस तरीके से फिर आपका बढ़ जाएगा। और ये आपका सरप्लस होते हैं तो 140 माइनस 40, 100, और 100 के बाद यहाँ पर आपका कैपिटल 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर 20% इंक्रीज हो रहा है। हाँ बेटा, 20% इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में 100 था, 120, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में 140 होगा। हाँ, जैसे 10 हुआ, फिर 120, फिर 140, है ना, ये इसी तरीके से। और इसी तरीके से इसको भी करना है। खैर ये तो हुआ एक किस तरीके से कोई सरप्लस प्रोडक्शन होता है, तो ये हमारे नेक्स्ट ईयर कैसे वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी हमारे नेक्स्ट ईयर की जो एग्रीकल्चर में कैसे वो हेल्पफुल हो जाता है, वो हमने देखना है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर में नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में स्मॉल स्केल का मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मतलब पालमपुर में छोटे लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है। किस चीज का प्रोडक्शन किया जा सकता होगा, सीधी सी बात है, गांव के लेवल पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा उसी को मैन्युफैक्चरिंग करके उसके फॉर्म में चेंज करके उसको सेल किया जाता होगा। तो आइए देखते हैं। At present, less than 50 people are engaged in manufacturing Palampur. आज 50 people
आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। पालमपुर में आज टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 50 से भी कम लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगे हैं। क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो? अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग that takes place in the big factories in the towns and cities। जिस तरीके से पालमपुर में छोटे लेवल पर उत्पादन किया जाता है, उसी तरीके से बड़े शहरों और कस्बों में बड़े लेवल पर फैक्ट्री में प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी स्मॉल प्रोडक्शन मेथड। पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो छोटे लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है, एंड आर डन ऑन द स्मॉल स्केल। वो छोटे स्तर पे प्रोडक्शन किया जाता है। दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स। अब जो पालमपुर में प्रोडक्शन किया जाता है वो छोटे लेवल पे प्रोडक्शन किया जाता है, और इस काम के लिए जो लोग इस काम में लगे हुए हैं या तो वो विद फैमिली उसको हेल्प कर काम करते हैं, या कभी कभार वो किसी बाहरी व्यक्ति को एज ए लेबरर के रूप में काम कर ले लेते हैं, ताकि उनका काम जो है प्रोडक्शन का चल जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, देखो, मिश्री लाल हैज परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर cane crushing machine run on electricity and has set it up on his field। मिश्री लाल एक व्यक्ति है जो पालमपुर का रहने वाला है। उसने क्या किया, उसने दिमाग लगाया और उसने गन्ने से रस निचोड़ने वाली एक मैकेनिकल मशीन जो कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलती है, उसको उसने परचेज किया, खरीदा, ठीक है। फिर शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। इससे पहले मिश्री लाल अपने यहाँ गन्ने से रस निचोड़ने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। बैल क्या करते थे, बैल को बांध करके एक क्रशिंग मशीन में चला दिया, उसमें एक बड़ा डंडा लगा दिया। अब उस डंडे को वो बैल पूरे टाइम घुमाते रहते थे, और जिससे वो मशीन रोटेट करती थी, और मशीन के रोटेट करने से जब गन्ना दो रोलर के बीच में लगाया जाता है तो उससे वो निचोड़ता है और उससे रस निकलता है, ठीक है। लेकिन अब उसने इस काम को बंद कर दिया है। अब वो एक मशीन खरीद के ले आएगा जो कि बैलों की जरूरत के बिना जब चाहे वो बिजली से उसको रन कर सकता है, ठीक है ना। फिर but people prefer to do it by mechanics these days। अब आज के समय में लोग गन्ना मशीन से निकालवाना पसंद करते हैं, ना कि बैलों के थ्रू। तो मिश्री लाल also buys sugar cane from other farmers and produce it into jaggery। अब मिश्री लाल ने मशीन तो खरीदी और साथ में वो गन्ना भी खरीदता है दूसरे किसानों से जो कि गन्ने का उत्पादन करते हैं अपने खेतों में। अब उसके पास रॉ मटेरियल भी आ गया और उसके पास मशीन भी आ गई। फिर वो क्या करता है, गन्ने को निचोड़ता है, उससे रस निकालता है और उसके रस से बनाया जाता है जैगरी यानी गुड़, ठीक है ना। तो गुड़ का प्रोडक्शन करने के लिए वो गन्ने को और मशीन को दोनों को खरीदता है। फिर जैगरी इज देन सोल्ड टू द ट्रेडर्स एट शाहपुर। अब तैयार हुए इस गुड़ को शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। शाहपुर में बहुत सारे व्यापारी हैं जो कि गुड़ भी बेचते हैं, तो उनको वो गुड़ दे देता है, बदले में पैसे ले लेता है। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट। तो इस तरीके से गुड़ खरीदना, इस तरीके से गन्ना खरीदना, मशीन खरीदना, रस निकालना, रस से गुड़ बनाना, और इस काम को करने के बाद उसे जाकर के मार्केट में अब इस तरीके से उसे छोटा सा कुछ लाभ का मिल जाता है, कुछ प्रॉफिट उसको हो जाता है। तो बातें नहीं करो भाई। तो इस तरीके से मिश्री लाल इस पूरे प्रोसेस में कुछ प्रॉफिट कमा रहा है। अब बताओ ये मिश्री लाल किस टाइप का एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, फार्मिंग एक्टिविटी या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आएगा ना, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में तो इन्वॉल्व है नहीं, वो मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है। तो वो एक मैन्युफैक्चर कहा जाएगा। तो ये अलग बात है कि छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चर है,
तो जैसा कि मैंने बोला कि गुड़ का प्रोडक्शन कैसे होता है, अभी जरा एक सेकेंड आप लोग ऐसे ही वेट करो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। बात नहीं करना वाला, बात करोगे तो फिर एक सेकेंड। दो मिनट रुकना पड़ेगा, क्या प्रोसेस थोड़ा स्लो। देखो, मैं आपको कुछ शेयर करूंगा, ठीक है बच्चे, और आप इसको फिर आ, मैं अब आपको शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। शेयर हो गया बच्चों? आपको आपके स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है? यस सर। आप देखो किस तरीके से जैगरी का प्रोडक्शन होता है। ये शुगर केन है जो कहीं से खेतों से लाया गया है, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रशिंग मशीन है, नहीं ये डीजल क्रशिंग मशीन है। अब गन्ने की क्रशिंग हो रही है, आप देखो। देखो ये गन्ने का जो जूस है, ये इसको बॉयल किया जा रहा है। देखता रहो ना। ये बताओ गुड़, ये बताओ इसके बाद क्लास हो रहा है यार, आप किसी कमाल हो रहा है। मेरी लगातार क्लासेस है।
सही समझ नहीं आती। सर क्या शेयर किए हैं? ट्रैक्टर है ट्रैक्टर। तो बातें तुम लोग को समझ में आ गई। ये तो प्रोसेस था कि कैसे गुड़ की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। ठीक है, अभी एक सेकंड तुम लोग देखो। अभी मैं कुछ और शेयर करूंगा, एक सेकंड रुक जाओ। मैं शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। अभी देखो शुगर कैसे बनाया जाता है, चीनी। हाँ, शेयर हो गया, शेयर हो गया। नो सर। नो सर। करिए शेयर। क्या बोल रहे हो बेटा? बोलो नहीं, बस स्क्रीन स्क्रीन शेयर तो किया है। दिखाई नहीं दे। सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। क्या बात कर रहे हो, मैंने तो शेयर किया है। दिख रहा है। बड़े अजीब बच्चे हो यार आप लोग। चलो, सर हमको नहीं दिख रहा। सर नहीं दिख रहा है सर, सर पिछला वाला नहीं भी दिख रहा। सर लिख के अब ये वीडियो वाली स्क्रीन दिख रही है बस। वाचिंग दिख रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिख रहा है बस। इफ यू लाइक दिस वीडियो। हमको तो फुल दिख रहा है। फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम।
सर फिर से शेयर कीजिए दोबारा, सर नहीं दिखता। फिर से शेयर करूं? हुआ? नो सर। अरे भाई कैसे बात करते हैं, यहाँ से शेयर दिखा रहे हैं, आपको कह रहे नहीं हुआ? हाँ हाँ वाला वीडियो एंड हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है। आप दिख रहा है इन लोग का। सर फिर से वापस बैक कीजिए। हो गया? आदर्श सर दिखने लगा। नहीं आ रहा है? सर आ रहा यस है। सर, स्टार्ट कीजिए। चलो अब बोलना नहीं। अब दिख रहा है सब। ये क्या है? गंजी। सर ये तो बड़ी वाली मिस्त्री है, छोटी वाली कैसे?
तो आप लोगों ने देखा कि जैगरी और शुगर किस तरीके से मैन्युफैक्चर की जाती है, समझ में आया? यस सर। चलो कुछ और देखते हैं। तो भाई एक तो ये प्रोसेस हो गई क्या नाम है पालमपुर में, कि वहाँ छोटे स्तर पर जैगरी का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, थोड़ा और आगे देखते हैं। लेट अस डिस्कस, जरा इसको हम पढ़ लेते हैं, समझते हैं ये क्या लिखा हुआ है। व्हाट कैपिटल डिड मिश्रीलाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मिश्रीलाल जो कि ये है, यहाँ पे लिखा है कि उसने एक क्रशिंग मशीन खरीदी इलेक्ट्रिक के थ्रू जो रन करती है। तो अगर उसको इस इलेक्ट्रिक मशीन खरीदनी है, क्रशिंग मशीन खरीदनी है, तो उसको क्या पैसा चाहिए, यानी कितना पैसे की जरूरत है। व्हाट कैपिटल डिड मिश्रीलाल नीड, मिश्रीलाल को कितना पैसा चाहिए कि वो एक जैगरी मिल बनाने के लिए एक जैगरी मिल को एस्टैब्लिश कर सके। फिर who provide the labor in this case, ऐसी कंडीशन में जो लेबर मिल रहा है वो लेबर कहाँ से मिल रहा है, क्या मिश्रीलाल और उसकी फैमिली मिल करके लेबर की नीड को फुलफिल कर रहे हैं, या वो बाहर से किसी दूसरे व्यक्ति को एज ए लेबर के रूप में हायर कर रहा है। फिर कैन यू गेस व्हाई मिश्रीलाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, क्या आपने अंदाजा लगाया इसको पढ़ करके कि मिश्रीलाल अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने की क्षमता में क्यों नहीं है, क्यों वो अपनी प्रॉफिट को बढ़ा नहीं पाता। कैन यू थिंक इफ एनी रीजन व्हेन ही माइट फेस अ लॉस, क्या आप बता सकते हैं क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उसको घाटे का भी सौदा करना पड़े, नुकसान भी हो बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में। हाँ जी, why does Misrilal sell his jaggery to the traders in Sahapur and not his own village? क्यों मिश्रीलाल अपने उत्पादित किए हुए गुड़ को अपने गांव में ना बेच करके शाहपुर में बेचने जाता है, शाहपुर में व्यापारी को बेचने जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन, जैसे कि इसमें बोल रहा है कि व्हाट कैपिटल डिड मिश्रीलाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर उसको ये मिल बनानी है, लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, तो उसको कितने पैसे की जरूरत होगी। भाई इसका अंदाजा तो हम तभी लगा सकते हैं जब वास्तव में हम ये जान पाए कि जो क्रशिंग मशीन है वो जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है वो की उसकी मार्केट कॉस्ट क्या है। ठीक है ना, मतलब मान के चलो कुछ नहीं तो कम से कम उसको उस मशीन को परचेस करने के लिए 40-50 हजार रुपए की तो जरूरत पड़ेगी। ये मेरा एक अनुमान, फैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं जानता ही पड़ेगा। दूसरा, हु प्रोवाइड द लेबर इन दिस केस, अब ऐसी केस में लेबर की जो जरूरत पड़ेगी उसको सप्लाई कौन करेगा, या तो मिश्रीलाल खुद अपने परिवार से लेकर के लेबर की शॉर्टेज को पूरा करेंगे, या तो मार्केट से या बाहर से किसी व्यक्ति को एज ए लेबर के रूप में हायर करेंगे। फिर कैन यू गेस व्हाई मिश्रीलाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, अब आपसे पूछ रहा है क्या रीजन है कि मिश्रीलाल अपने प्रॉफिट को बढ़ा नहीं पाता।
इसका रीजन ये है, मिस्री लाल जब शाहपुर में जाता है तो शाहपुर के व्यापारियों को वहां अपने प्रोडक्ट यानी गुड़ को बेच के चला आता है। अगर वो चाहता है कि उसका प्रॉफिट बढ़े तो उस मिस्री लाल को खुद उसी मार्केट में डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड़ बेचेगा, तो जो मार्जिन वहां के व्यापारी ले करके तब ग्राहक को बेचता है, वो सीधे सीधे वो मार्जिन उसको मिल जाएगी और ग्राहक को भी हो सकता है और सस्ते में गुड़ मिल जाए, कस्टमर को और सस्ते में गुड़ मिल जाए। अगर ऐसा वो करे तो उसकी मार्जिन और प्रॉफिट बढ़ जाए। ठीक है ना सर? क्या करें? अरे भाई, मिस्री लाल क्या करता है, गुड़ को बना करके जाकर के शाहपुर के बाजार में खुद नहीं बेचता, बल्कि वहां के व्यापारियों को बेच के चला आता है। और वो व्यापारी क्या करेंगे, जो गुड़ खरीदेंगे वो तो बेचेंगे ना। तो अगर वो डायरेक्ट ही कंज्यूमर को बेच दे, कस्टमर को डायरेक्ट वो खुद मिस्री लाल बेचे, किसी व्यापारी को ना बेचे, तो इससे तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा ना, बढ़ सकता है ना। यस सर। हाँ, यस सर। तो और नेक्स्ट क्या कर रहा है, कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हेन ही माइट फेस अ लॉस? क्या आप बता सकते हैं कि क्या उसको कभी भी ऐसा कोई कारण बन सकता है कि उसको लॉस भी हो जाए? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। लॉस उसको ऐसे हो सकता है कि मान लो आपने, मिस्री लाल ने जो मशीन खरीदी, मशीन से उसने गन्ना खरीदा, ठीक है, और गन्ना खरीद करके उससे उसने जागरी भी कन्वर्ट